नमस्कार, जय जोहार। IND24 के खास कार्यक्रम बिग टॉक शो में इस बार हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मिनिस्टर रामविचार नेताम। वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो रामविचार नेताम जी कृषि, ST SC, अल्पसंख्यक और OBC का दारोमदार जो है वो संभाल रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। और बिल्कुल समय व्यर्थ किए बिना मैं आपसे सवालों पर ही आती हूँ कि रामविचार नेताम जी कैसे हैं, उनका स्कूल कैसा था, कैसे उनका स्कूल का सफ़र था, शिक्षक कैसे बने और शिक्षक बनने के बाद राजनीति में क्यों आना पड़ गया। मेरा जीवन बड़ा ही संघर्षमय रहा है जी। और सोच भी नहीं सकते। गांव मेरा सनावल है, थाना रामचंद्रपुर पहले होता था, तो अब सनावल में ही हो गया। जी। हाई स्कूल रामानुजगंज होता था, रामानुजगंज जो 50 किलोमीटर मेरे गांव से। मिडिल स्कूल तक, प्राइमरी स्कूल तक मेरी पढ़ाई गांव में ही हुई। और उस समय कहें कि 80 के पहले में, 80 के दशक के पहले बहुत ही अभावग्रस्त क्षेत्र रहा। और उसी अभावग्रस्त क्षेत्र से मैं पढ़ाई करते करते स्कूली जीवन में ही थोड़ा काफ़ी एक्टिव भी था। अगर खेलकूद की बात करें तो खेलकूद में, पढ़ाई की बात करें तो उसमें, या फिर वाद विवाद की प्रतियोगिता होती स्कूलों में तो उसमें भी, टीचर्स के बीच में आदर्श की बात करें तो उसमें भी। तो इस तरह का जीवन भी था हमारा। जो 8th क्लास का भी जो उस समय बोर्ड परीक्षा हुआ करता था, तो 8th क्लास के बोर्ड परीक्षा के लिए भी हम लोग को 10 दिन रामचंद्रपुर में जाके एक झोपड़ी नुमा घर में हमारे साथियों के साथ, टीचर्स के साथ वहाँ हम लोग रह करके परीक्षा दिए। और 8th के बाद जब हाई स्कूल पढ़ना हुआ तो रामानुजगंज जाने के लिए सनावल से रामानुजगंज के बीच में कम से कम 50 नदी नाले थे, और जिसमें 4-5 तो बड़ी नदियाँ थी। अब वहाँ उसको पार करके जाना बरसात के दिनों में वो असंभव था। तो हम लोग कभी कभार झारखंड के रास्ते, और झारखंड जाने में वहाँ बस दूर में मिल जाया करती थी, लेकिन धुरकी, अम्बा खुरिया, लेकिन वहाँ जाने के लिए बड़ी नदी एक थी, कन्हर नदी। जी जी। कन्हर नदी। तो कन्हर नदी पार करने के लिए नाव नहीं होता था, डोंगी टाइप का लकड़ी के बना करके उसमें पार करते थे। तब जा कर के हम लोग गढ़वा से होके रामानुजगंज आते थे। पैदल जाते थे तो कम से कम नदी नाला कम पानी का इंतज़ार करते थे कि कम पानी होगा तो पार करेंगे, कोई न कोई पार करा। तो इस तरह से स्कूली के बाद जो है हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए हम लोग रामानुजगंज आए। रामानुजगंज में पढ़ाई लिखाई हुई, और वहीं से हम लोग अपना पढ़ाई के बाद वहाँ भी काफ़ी एक्टिव रहता था मैं। उसी समय सोच लिया था कि शिक्षक बनना है? नहीं, शिक्षक बनना एक ये अलग कहानी है। जी जी। कोई ऐसा नहीं था कि हमें नौकरी ही करनी है। अच्छा। बचपन से थोड़ा संघर्ष करने का वो क्षमता भी था। जी जी। और वो हाई स्कूल पढ़ते पढ़ते क्षेत्र में कहीं अन्याय होता था। जी जी जी। पुलिस की बर्बरता होती थी, अन्य विभाग की बर्बरता। मैं वहाँ जाता था,
लोगों से आवेदन लिखवाता था, खुद लिखता था अच्छा। और लेकर के उसे उच्च अधिकारी तक पहुंचाता था। रामचंद्रपुर थाने में एक मर्डर हुई थी। उस मर्डर केस में पूरे गांव वालों को लपेटा गया था। उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाया और लोगों का मीटिंग ले करके उसके पत्राचार किया वो आईजी तक। आईजी बैठते थे पहले बिलासपुर तक गया। फॉरेस्ट विभाग की ओर से हमारे गरीबों के ऊपर कार्रवाई होता था तो उसको भी ले करके जाता था। वो हाई स्कूल पढ़ते समय। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो कार्य थे आपके ये राजनीति में आने का कारण ये रास्ता जो है बनते गया। अच्छा। वहाँ से जब हम लोग कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए अंबिकापुर आए तो वहाँ भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। वहाँ कई लोग बाधित किए, पढ़ाई से रोकने की कोशिश की। इसके बावजूद लगातार हम लगे रहे। उसी दरमियान घर वालों का दबाव था, मेरी शादी भी हो गई। शादी हो गई तो घर वालों का बात मानना पड़ा कि कुछ तो करना पड़ेगा। तो फार्म हमने भर दिया टीचर्स का। अच्छा। तो उसमें सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हुआ तो भेज दिया गया। फिर भी राजनीति का चूँकि 80 के दशक में मैं रामानुजगंज जब पढ़ने आ गया है कॉलेज, तो वहाँ से मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर मुझे बना दिया गया। मतलब चूँकि रामानुजगंज से जिले के अध्यक्ष थे श्री बजरंग लाल अग्रवाल जी, तो साथ में बोले कि मीटिंग रहता है कभी कभार, आ जाया करो। तो मीटिंग जाया करता था। सदस्य बना दिए उस समय कार्यकारिणी के, जिला कार्यकारिणी। तो इस तरह से एक तरह आना जाना, बैठकों में जाना, बाकी करना, ये सिलसिला चलते रहा। तो ऐसे करके शादी हो गई तो उसी साल सर्विस भी ज्वाइन किया। सर्विस ज्वाइन करने के बावजूद मैं राजनीति से मेरा संबंध टूटा नहीं था। कभी कभार मुझे बुला लेते थे, चर्चा करते थे। और जब 90 के दशक में जो टिकट का होने लगा तो मुझे वहाँ से सभी तरफ से लोगों ने समर्थन किया, क्योंकि उस समय तो कोई कैंडिडेट नहीं मिलते थे जो रिमोट एरिया हैं, ट्राइबल एरिया हैं। तो ऐसे क्षेत्र, क्योंकि भाजपा के टिकट से लड़ना उस समय ये मान के लड़ते थे कि हारना तो है ही है। लेकिन हमने ग्राउंड बनाया 80 और 90 के बीच में, और लगातार संपर्क भी रहा। मैं शिक्षक रहा तो संबंध कर्मचारियों के साथ अच्छे रहे। तो इस प्रकार से कर्मचारी वर्ग ने भी काफ़ी समर्थन किया, बाकी वर्ग ने भी समर्थन किया। और 90 के दशक में हमने पहली बार विधानसभा 90 में चुनाव जीता। 15 साल रमन सिंह सरकार का शासनकाल रहा। उस दौरान भी आप कैबिनेट मिनिस्टर रहे, और अब विष्णुदेव साय की भी सरकार है और इसमें भी आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं। दोनों ही सरकारों में और दोनों ही शासनकालों में अब तक आप क्या अंतर महसूस कर पा रहे हैं? अंतर ही आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में जब 2003 में पहली बार सरकार बनी, तो सरकार बनी थी नक्सलवाद के खिलाफ, योगी प्रशासन के अन्याय अत्याचार के खिलाफ। प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बैठाया और उसमें हम सबका योगदान रहा। उस समय मैं जिला का अध्यक्ष बन गया। मैं जब 90 से लेकर के 98 और 2000 में जब छत्तीसगढ़ बन गया, अलग राज्य बना, तो डिवीज़न जब हुआ तो यहाँ स्वाभाविक रूप से कांग्रेस का बहुमत रहा। तो कांग्रेस के बहुमत के आधार पर
माननीय स्वर्गीय अजीत जोगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कम ब्यूरोक्रेट्स प्रशासक कुछ ज़्यादा रहे, और जिस प्रकार से सोच होता है एक, उन्होंने एक पुलिसिया कार्रवाई करने लगे और तमाम भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर, नेताओं के ऊपर कई आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाए गए, कितने को जेल भेजा गया, कितने के ऊपर फर्जी मुकदमे ला दिए गए। तो इस प्रकार से और नक्सलवाद को बढ़ावा मिला उस समय, और चरम पर था उस समय कहिए नक्सलवाद। तो ये आने के बाद हम लोगों ने सब मिल करके, छत्तीसगढ़ की बहुत खराब हालत थी, कानून व्यवस्था से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर का तो नाम ही नहीं था। बिल्कुल। लेकिन हमारे डॉक्टर साहब के विजनरी के आधार पर हम लोगों ने अच्छा फाउंडेशन डाला और बहुत मेहनत करके छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने आगे लाने का प्रयास किया, और यही कारण रहा कि 3 के बाद 8 के भी चुनाव हम लोग जीते, 8 के बाद 13 में भी लगातार जीत मिली, लगातार जीत बनी। तो ये कहें कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास उस समय हम लोगों ने करके दिखाया था। अभी 1.5 साल और आज हमारी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में आज भी हम लोग उसी के आधार पर, पिछला जो फाउंडेशन था उस फाउंडेशन के आधार पे हम आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित ही गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनों का सबकी चिंता करते हुए हमारी सरकार आगे काम कर रही है। नेताम जी, अगर अटल जी छत्तीसगढ़ राज्य अलग नहीं करते तो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का भविष्य क्या होता? नहीं, देखिए, छत्तीसगढ़ में ऐसी बात नहीं है कि हमारी सरकार जब मध्य प्रदेश में थी तो उस समय भी योजनाएं तो चलती हैं, लेकिन बेहतर क्रियान्वयन उस समय उतना नहीं हो पाता था। और छत्तीसगढ़ बनने के बाद ये ज़रूर है कि हमारा जो भी योजनाएं बनी, योजनाओं का लाभ आज आम जनों तक पहुंच रहा है। ट्राइबल एरिया में भी बेहतर हम कर रहे हैं, और ख़ास करके जो टर्निंग पॉइंट आया 2014 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद, ऐसे रिमोट एरियाओं को प्राथमिकता क्रम में रखा गया। और इसीलिए देखिए, छत्तीसगढ़ के अधिकांश जो ट्राइबल मोस्ट जो ज़िले हैं, उन ज़िलों का बेहतर विकास एक मॉडल के रूप में कैसे बन सकता है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यहाँ बेहतर काम करने का प्रयास किया जाता रहा। और अब हमारी सरकार है तो आप देख सकते हैं कि नक्सलवाद का जो दंश हम झेल रहे थे, जिसके चलते बस्तर का सुदूर अंचल में सरकार की योजना नहीं पहुंच पा रही थी, उन लोगों तक हमारा शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और भी जितने कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ हमारे आदिवासी समाज के लोगों को नहीं मिल पाता था, वहाँ के रहवासियों को नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में और देश के यशस्वी हमारे गृह मंत्री जी के रणनीति के बदौलत बस्तर से भी नक्सलवाद पूरी तरह से सफाया हो रहा है। और बस्तर ही नहीं बल्कि पूरे देश से नक्सलवाद का सफाया जब हो रहा है तो स्वाभाविक है कि हमारा डेवलपमेंट और तेजी से उन क्षेत्रों में बढ़ा। अब तो राज्य को आदिवासी मुख्यमंत्री भी मिलने लग गए हैं, कैसे हो पाया ये सब? अब देखिए, हमारी पार्टी की जो सोच है, हमारे भारतीय जनता पार्टी का या हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सोच है कि हम सभी वर्ग का जो भी लीडरशिप है, नेतृत्व है, उनको अब धीरे धीरे अब दे रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि जो ट्राइबल बहुत सारे राज्य हैं, उन राज्यों में
ट्राइबल सीएम कोई नहीं था, तो ट्राइबल सीएम यहाँ लंबे समय से एक तरह से महसूस की जा रही थी। तो ट्राइबल सीएम के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को चयनित किया गया, मनोनीत किया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक सुनहरा पल है। छत्तीसगढ़ में 2000 के पहले आदिवासियों की क्या स्थिति थी और अब राज्य बनने के बाद उनकी स्थिति में कितना अंतर आप देख पा रहे हैं? नहीं, निश्चित ही हम कह सकते हैं कि 2000 पहले की स्थिति तो हमारे गांव गरीब किसान, मजदूर, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग, किसान सब परेशान थे। किसी तरह से योजनाएं नहीं पहुंच पा रही थी, योजना उनके लिए बनती नहीं थी। और आज हमारी सरकार बनने के बाद आप देख सकते हैं कि आज गांव-गांव तक सस्ते में अनाज उनको 1 रुपया में फ्री में राशन मिल रहा है। लोगों को आज 3100 रुपये में धान का मूल्य उन्हें प्राप्त हो रहा है। 1.5 कहना चाहिए कि 150 लाख मीट्रिक टन हम धान का हम उन्हें किसानों के खाते में राशि अंतरण किए हैं। जी जी। इसी प्रकार से महतारी बंधन योजना का लाभ मिल रहा है। अन्य योजनाएं भी जो हमारे यहाँ जो हैं उसका भी लाभ हमारे लोगों को, किसानों को, यहाँ के ज़रूरतमंदों को हम लोग पहुँचा रहे हैं। नेताम जी, बीजेपी ने एक प्रथा शुरू कर दी है कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने का। विष्णुदेव साय हमारे प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और आने वाले समय में अगर मैं बात करूं तो आप भी आदिवासी चेहरा है। क्या विष्णुदेव साय के बाद आप खुद को सीएम की कुर्सी पर देखते हैं? देखिए, किसी के देखने और न देखने से कुछ नहीं होता है। हमारा संगठन सर्वोपरि होता है। संगठन जिसको जो दायित्व सौंपते हैं उस दायित्व के आधार पे हम लोग काम करते हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं, हम लोग उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत ही सरल स्वभाव है आपका, कभी बहुत ज़्यादा जटिल या गुस्से में आपको देखा नहीं, लेकिन हाल ही में एक अलग अंदाज आपका देखने को मिल गया था। क्या कारण रही सर इसकी, क्या वजह रही? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, सामान्य सी बातें हैं। हमने अगर किसी को कोई प्रोटोकॉल का अगर कहीं पे जी पालन नहीं हो रहा है जी, तो एहसास भी कराना, बताना भी लाजमी होता है। हमारा दायित्व है, वो कर्तव्य है, तो हम उसे निभाना भी हमें चाहिए। लगातार आपराधिक गतिविधियां जो सामने आ रही है उसे लेकर बार बार कांग्रेस जो है वो सारा दारोमदार थोप रही है गृह विभाग पर और कहीं ना कहीं गृह मंत्री से बार बार इस्तीफा भी मांग रही है। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? अब देखिए, कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दा है नहीं। उनके इस्तीफा मांगने से कोई इस्तीफा दे देगा? तो ये तो हास्यास्पद है। उनके सरकार में क्या स्थिति थी? उनके समय में जिस प्रकार की स्थिति थी आज तो हम बेहतर किए। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का इस तरह का बयान जो है एक ढपोर सिंह ही है और ये सब बकवास है। तो जनता इसे कोई गंभीरता से इस तरह की बात को नहीं लेती। क्या कांग्रेस में आदिवासी नेताओं की उपेक्षा हो रही है? क्योंकि काफ़ी यंग और आदिवासी चेहरा है उनके पीसीसी चीफ के रूप में, लेकिन उन्हें बदले जाने की चर्चाएं बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही है। इसके अलावा उनके आदिवासी नेताओं का कहना है कि अगर सत्ता वापसी करनी है तो आदिवासी नेताओं के हाथ में बागडोर देनी पड़ेगी। क्या कहें? देखिए, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और कांग्रेस अंतर कलह से ही अंदर जो है घूंट रही है, पीस रही है, जूझ रही है और नीचे से लेकर ऊपर तक कांग्रेस पूरी तरह से एक तरह से उनका मैदान साफ हो गया है। तो कुछ भी कर लें, कुछ होने जाना नहीं है। सरगुजा संभाग से आप भी आते हैं और बीते कुछ दिनों पहले हलचल चल रही थी कि कांग्रेस को आगामी चुनाव में सरगुजा संभाग के ही प्रमुख नेता लीड करेंगे। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बताया नहीं कि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, वो क्या करते हैं उससे कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास देखिए अब कुछ बचा नहीं है कि वो हासिल कर सके, हासिल करने की वो क्षमता भी नहीं है। आपके पास बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण विभाग है कृषि।
कृषि की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का 70 से अधिक फीसदी हिस्सा जो है वो किसानों का है, किसानी क्षेत्र यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में आता है। कृषि और किसानों को लेकर आपकी क्या विचारधारा है? देखिए, कृषि और किसान हमारा सब कुछ है और सरकार उन्हीं की है, उनके बदौलत ही सरकार बनी है। तो किसान तो हमारे लिए भगवान है जी। एक तरह से इतना मेहनत कश किसानों के बदौलत आज सरकार हमारी बनी है और उनके लिए ही हमारी सरकार ने एक से एक योजना चलाया है। कृषि उन्नति योजना चला करके हम एमएसपी के अलावे जो राशि है 3100 रुपया हम पूर्ति कर रहे हैं, दे रहे हैं किसानों के, चाहे उद्यानिकी के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में, चाहे पशुपालन हो, मछली पालन हो, इन सब को बढ़ावा देने के लिए तमाम सारी योजना हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं जी। और यहाँ सिंचाई का रकबा कैसे बढ़े, इस दिशा में भी हमारी सरकार पूरा प्रयास कर रही है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सुनहरा अवसर है हमारे किसान भाइयों के लिए कि छत्तीसगढ़ की सरकार आपकी सरकार है, आपके लिए हम सब हैं और आपके लिए बेहतर हम लोग जो कर सकते हैं वो करेंगे, कर भी रहे हैं। आगे और भी बेहतर करने के लिए हम सब लगे हैं जी। भारत सरकार, माननीय कृषि मंत्री जी का भी सोच यही है कि हमारे किसानों के लिए जो बेहतर किया जा सकता है हम करेंगे। उनका जो उपज है उनका बेहतर दाम मिले, उसकी कीमत बेहतर मिले। इसीलिए छत्तीसगढ़ प्रदेश में हम लोगों ने एमएसपी के आधार पर मक्का के उपार्जन, तिलहन के उपार्जन, दलहन के उपार्जन करने का निर्णय किया है और एजेंसी भी फिट हम लोगों ने तय किया है। भारत सरकार की एजेंसियां सभी जगहों में जो हमारे संग्रहण केंद्र है उनका लिस्टिंग कर लिया गया है, वहाँ खरीदी करेंगे और उसका सही कीमत किसानों को मिलेगा। खरीफ का सीजन आ रहा है, कहीं डीएपी की कमी ना हो इसके लिए विभाग किस तरीके से तैयारी कर रहा है? देखिए, डीएपी सिर्फ हम अपने देश से ही नहीं देते, बहुत कुछ जो इस तरह से उर्वरक हैं वो हमें आयात करना होता है। तो जैसे जैसे उपलब्धता होती है वैसे वैसे हम किसानों के लिए सभी खाद जो है लोगों तक हम पहुंचाते हैं। तो इस बार हम ये कह सकते हैं कि डीएपी पर्याप्त मात्रा में हमें नहीं मिल पाएगी, उसके एवज में हम उसी के बराबर का जो रिजल्ट देने वाला खाद है, ऐसे खाद भी हम भंडारण करवा रहे हैं जिससे कि कहीं कमी हो डीएपी की तो उसके एवज में किसान दूसरा खाद लेके अपना फसल जो है पैदा कर सकें, लगा सकें। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एसटी, एससी, ओबीसी अल्पसंख्यक विभाग के अलावा जो कृषि विभाग है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, इसमें आने वाले समय में चूंकि मंत्री आप हैं तो क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है? हम लोग देखिए, खास करके प्रधानमंत्री जी का जोर है, उन्होंने नारा दिया है कि श्री अन्न के बारे में, जितने भी मोटे अनाज हैं उसका धीरे धीरे उत्पादन कम हो गया, उससे हम फिर से बढ़ाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से तेलहन को भी बढ़ावा देने के लिए, दलहन को बढ़ावा देने के लिए भी हम लोग योजना बना के काम कर रहे हैं। फ्रूट्स और साग सब्जी के क्षेत्र में हमारा कैसे और वृद्धि हो, इसके लिए भी बेहतर कार्य योजना बना के हम काम कर रहे हैं। एक बात और कि भारत सरकार से हम लोग को पाम ऑयल का उत्पादन बढ़ाने के लिए टारगेट दिया गया है। तो उस टारगेट को कैसे हम अचीव करें, उसके लिए भी कार्य योजना बना के हम सब काम कर रहे हैं। मेरे अधिकारियों की टीम ने अलग अलग राज्यों में भी विजिट किया है, वहाँ जा कर के अध्ययन किया है। अध्ययन करने के बाद हम लोग काफ़ी इस क्षेत्र में
बढ़ावा दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि राम विचार नेताम जी कैबिनेट मिनिस्टर अपने बिजी शेड्यूल से अपने लिए टाइम कैसे निकालते हैं, खुद को शांत और रिफ्रेश कैसे करते हैं आप? मैं कोशिश करता हूँ कि मॉर्निंग में 6 बजे उठता हूँ और 5-6 घंटे अगर सो लिया 5 घंटे तो बहुत है। और ये है कि मैं खुश रहता हूँ, खुद भी प्रसन्न रहता हूँ और दूसरे को भी प्रसन्न रखता हूँ। तो ये कह सकते हैं कि उसी में हम अपना दिनचर्या हमारा रहता है। 6 बजे उठने के बाद 6:30 से लेकर के 8 बजे तक हमारा या तो योग में करूँगा, योग के साथ साथ हमारे फिजिकल एक्टिविटी चलता है, वॉकिंग वगैरह करता हूँ। तो 40 मिनट का वॉकिंग हो जाता है और करीब 20 मिनट का हमारा बाकी योग वगैरह कर लेता हूँ। एक अंतिम सवाल कि बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, आपने अपने लिए ही मुश्किल से टाइम निकाल पाते हैं, परिवार को अगर टाइम नहीं दे पाते तो शिकायत करते हैं, और अगर शिकायत करते हैं तो उसे आप दूर कैसे करते हैं? भारी शिकायत होती है, हम लोग समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब उस रास्ते में ढल जाते हैं। लगता है कि हम लोग बिजी हैं, काफ़ी बिजी हैं, तो हम फ़ोन भी आता है तो हम बात नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अब फ़ोन तो दूसरे के हाथ में भी दिया हुआ है और फ़ोन हम लोग मोबाइल तो ऑन करके रखेंगे नहीं, क्योंकि काम भी करना दायित्व है और दायित्व जब मिला है तो उसे हमें निभाना है। तो पहले जनहित के काम, लोगों का काम, शासन का काम, सरकार का काम, इसको पहले देखना है। प्रायोरिटी हमारी वो है। परिवार तो है ही है, परिवार का सहयोग के बिना हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो हमारे हर पग पग में मेरा परिवार का, पत्नी का, बच्चों का सहयोग मिलता रहा है और खुशनसीब हूँ मैं इस बारे में कि कहीं भी आज तक के इसे इतने साल के 38 साल मेरी शादी की हो गई, इसमें कहीं दरारें नहीं आई थोड़ा भी कहीं। बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर राम विचार नेताम, जिनके विचार भी बहुत उच्च विचार हैं। और अगर मैं बात करूं तो इनका साफ तौर पर कहना है कि सबसे पहले वो प्रायोरिटी जनहित के कार्यों को देते हैं। और जिस तरीके से इनके पास छत्तीसगढ़ में सबसे महत्वपूर्ण विभाग कृषि विभाग है, तो इस दौरान हमें कृषि विभाग में भी बहुत सारे नए बदलाव जो है वो देखने को मिलेंगे। बदलाव कुछ इस तरीके से होंगे कि जिस तरीके से मिलेट्स जो हैं उन्हें अब छत्तीसगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए, इसके लिए राम विचार नेताम लगातार कार्य कर रहे हैं। और भी जिस तरीके के विभाग उनके पास है, उन विभागों के क्षेत्र में भी आने वाले समय में वो नए आयाम गढ़ने की तैयारी में है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस शो में जुड़ने के लिए। नमस्कार।